इसलिए ये शब्द तो जो हमारी सभ्यता है, हमारी कल्चर है, वो ज्ञान का ही एक व्यवहारिक स्वरूप है। लेकिन जब हम अपनी कल्चर को भूल जाते हैं और ज्ञान को ही महत्व देने लगते हैं, उसका परिणाम यह होता है हम मार्ग से भटक जाते हैं, हम अपनी पहचान खो देते हैं। और वास्तविकता यही हुई है। मैं आज से अगर 50-60 वर्ष पहले की बात करूं, जब हम लोगों को पहली बार ज्ञान पाने का अवसर मिला, ज्ञान की दलील से गुजरे, इसमें कोई संदेह नहीं, अनेकों प्रकार की कठिनाइयां, मानसिक प्रताड़ना, शारीरिक उत्पीड़न, बहुत कुछ हमें सहने को मिला। तो उससे निजात पाने के लिए, उससे बचने के लिए अधिकांश लोगों ने अपनी पहचान छुपाई, क्योंकि उत्पीड़न जाति के आधार पर था। इसलिए जाति को छुपा करके दूसरी जाति का प्रदर्शन शुरू किया। अगली पीढ़ी आई, उसने जाति को छुपाने के लिए जाति के उपनामों में संशोधन किया। अब तीसरी पीढ़ी आई, उसने वो सब तो किया, अपनी श्रेष्ठता के लिए गुरुओं, संप्रदायों की शरण ले ली। वहां जाकर उन्हें लगता है कि अब वो प्रतिष्ठा के पात्र बन गए। तो यहां इस बात को समझना बहुत जरूरी है। इस विषय को समझते हुए जो बात करना बहुत जरूरी है, क्या ऐसा करते हुए हम अपने अतीत को, अपने समाज को, अपनी सभ्यता को सहज कर रख पाए? तो उत्तर मिलेगा, नहीं रख पाए। जैसे एक व्यक्ति बाबा साहब के अनुकंपा से आगे आया, पढ़ा, नौकरी पर लगा, और वो राधा स्वामी के मत में चला गया, या निरंकारी के मत में चला गया, या किसी और संप्रदाय में चला गया। अब उसकी पहचान में राधा स्वामी आ गया, उसकी पहचान में धन सतगुरु आ गया, उसकी पहचान में निरंकारी आ गया। उसे लगता है कि उसकी एक अलग सभ्यता हो गई, उसका एक समूह अलग हो गया। लेकिन जब वास्तविकता से गुजरता है, बच्चों की शादी की बात आती है, तो उसे फिर लौट करके उन्हीं लोगों में आना पड़ता है। मृत्यु के बाद अंतिम संस्कार की बात आती है, तो फिर उन्हीं लोगों में लौट के आना पड़ता है। तब लगता है कि हमने क्या खोया। जब हम होश में नहीं होते, तब हम उनका अनुसरण कर रहे होते हैं। जब हादसों से गुजरते हैं, तब फिर याद आता है कि हम कुछ भूल रहे हैं। हमारे साथ तो बहुत सारे हादसे हुए। आज का प्रसंग बहुत महत्वपूर्ण है, इस गंभीरता को समझते हुए मैं बात कर रहा हूं। आप भी इसकी गंभीरता को समझिए कि हमें ज्ञान मिला, बाबा साहब के अनुकंपा से हम पढ़ाई के दौर से गुजरे, हमें शिक्षा मिली। शिक्षा के बाद हमें करना क्या चाहिए था? शिक्षा के बाद हमें अपनी पहचान को मजबूत करना चाहिए था। कौन सी पहचान? ये दीनहीन वाली पहचान नहीं। हम दलित हैं, पिछड़े हैं, शेड्यूल कास्ट के लोग हैं, बैकवर्ड कास्ट के लोग हैं, ये पहचान नहीं। हम अछूत हैं, ये पहचान नहीं। अछूत बनने से पहले हम क्या थे? सम्राट अशोक के समय में हम क्या थे? बुद्ध के समय में हम क्या थे? जो हमारा गौरवशाली अतीत था, वो क्या था? हमें उसको समझना था।
बस हमने यही चूक कर दी, उसी को नहीं समझा। हमने सोचा कि हम पढ़ लिख गए, हम ज्यादा समझदार हो गए। हमने सोचा कि हम पढ़े लिखे हैं, हम समझदार हैं। लेकिन आज की चर्चा के बाद आप स्वयं मूल्यांकन करना कि हम समझदार हैं या फिर हम और नासमझ हो गए। जैसे हम संस्कृति की बात करते हैं, अर्थात हम सभ्यता की बात करते हैं, तो सभ्यता क्या है? हमारा उपहास क्यों उड़ाया गया? पहले इस अतीत को जानना होगा। उपहास किन कारणों से उड़ाया गया? जैसे पहले अज्ञानता का उपहास उड़ाया गया, ये जानते कुछ नहीं है। फिर मन बुद्धि कह करके उपहास उड़ाया गया कि इनके तो दिमाग ही नहीं होता। फिर ये कह करके कि इनके तो अंक भी कम ही आते हैं। फिर ये कह करके इनको तो खाने का सभ्यता नहीं है, इनको कपड़े पहनने का सलीका नहीं है। मैं इस बीच में थोड़े से अपने अनुभव साझा कर रहा हूं। ये कहना बहुत आसान है कि इन्हें कपड़े पहनने का सलीका नहीं है, लेकिन कपड़े ना होने का कितना मलाल होता है, कितनी पीड़ा होती है, इसको समझना बहुत मुश्किल है। जब पहली बार 10वीं पास करने के बाद, आजकल तो +2 के बाद जाते हैं, पहले 10वीं के बाद ही कॉलेज में जाना होता था। तो हमारी साइंस फैकल्टी में मैं अकेला छात्र था जो कुर्ता पजामा पहन के जाता था, और कुर्ता भी पॉलिस्टर का एक ही था, ग्रे कलर का था। वही मैं हर रोज पहन के जाता था। औरों को देखता था तो वो सभी लोग हर रोज नए नए कपड़े पहन के आते थे। उनके चेहरे को देख करके, उनके स्टेटस को देख करके, उनके कपड़ों को देख करके स्वतः ही मन में हीनता का भाव था। अब ये जो भाव है, ये उपहास भी उड़ाता था। लगभग 8-9 महीने के बाद मुझे छात्रवृत्ति मिली 10वीं क्लास की। तब पहली बार पैंट और कमीज सिलवाए। अगले पूरे वर्ष भर उस एक पैंट और कमीज से पूरी साल की पढ़ाई की। जैसे ये गरीबी का उपहास था। जिस दौर से हम गुजरे, लगभग अधिकांश लोग इसी दौर से गुजरे हैं। अब तीसरी पीढ़ी के लोग तो हो सकता ना गुजर रहे हों, लेकिन तीसरी पीढ़ी के सामने अलग चुनौतियां हैं। ज्ञान आने के बाद हमने कपड़ों पर जोर दिया। ज्ञान आने के बाद हमने खाने पर जोर दिया। ज्ञान आने के बाद जब धन कमाया तो हमने पीने पर जोर दिया, स्टेटस पर जोर दिया, अपने मकान बनाए, बच्चों को अच्छा पढ़ाया, अच्छी सुविधाएं दी कि मैं अभाव में पढ़ा हूं, मेरे बच्चे अभाव में नहीं पढ़ने चाहिए। और अंततः विवाह शादियों के समय में अपनी पूरी की पूरी कमी, गरीबी की सब निकाल कर फेंक दी। आलीशान मंडप, आलीशान टेंट, आलीशान वेंकट हॉल, सब कुछ आलीशान। प्रतिस्पर्धा में हमारा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। हम इस अवस्था तक आ गए। लेकिन क्या यह हमारी दिशा सही थी? जो सभ्यता का अर्थ है, संस्कृति का अर्थ है, कल्चर का अर्थ है कि ज्ञान आने के बाद हमें सबसे पहले अपनी जीवन शैली पर काम करना चाहिए था कि हमारी जीवन शैली कैसी हो। जीवन शैली में भोजन भी आता है, वस्त्र भी आते हैं, मकान है, बच्चों की शिक्षा है, बच्चों को संस्कार है। तो जीवन शैली में हमें किन किन बिंदुओं का ध्यान रखना था, ये अध्याय आज तक शुरू नहीं हुआ। किसी भी मंच पर, किसी भी संगठन ने, किसी भी
संस्थान में समाज को व्यापक रूप में बड़े पैमाने पर अपनी सभ्यता सिखाने के लिए काम नहीं किया। उदाहरण के लिए मैं कल ही कुछ लोगों से जिक्र कर रहा था कि क्या हमने आज तक भोजन करना सीख लिया? हमें खाना कैसे खाना चाहिए, खाना कैसे खिलाना चाहिए, खाना खिलाने वाले के मन में कैसा भाव होना चाहिए, खाना खाने वाले के मन में कैसा भाव होना चाहिए, खाना खाते समय, खाना खाने के बाद हमें कृतज्ञता के भाव से धन्यवाद भी करना चाहिए। चाहे खाना अपनी माँ ने बनाया हो, बहन ने बनाया हो, जीवन संगिनी ने बनाया हो, पुत्र वधू ने बनाया हो, चाहे हम किसी रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो, चाहे पड़ोसी के घर खाना खा रहे हो, खाना जिसे हम हर रोज खाते हैं, कई कई बार खाते हैं, क्या हमारे पूरे ज्ञान के क्षेत्र में से गुजरते हुए, ज्ञान प्राप्ति के प्रयासों से गुजरते हुए, क्या हमने कभी सोचा कि अब मैं शिक्षित हो गया, मेरा परिवार सुशिक्षित हो गया, मैं समझदार हो गया? तो जो मैं पहले खाना खाता था, जो आज खाता हूं, क्या उस सलीके में, तरीके में कोई भिन्नता होनी चाहिए? बल्कि मैं कहूं, होना यह चाहिए था कि खाना कैसे खाएं, खाने को बर्बाद ना करें, खाने का सम्मान करें। इसके होने की अपेक्षा इसके विपरीत हुआ। जो जितना समझदार उतना ही खाने की बर्बादी ज्यादा करता है, जो जितना ज्यादा समझदार हो गया है, जितना ज्ञानवान ज्यादा हो गया, वो खाने को बर्बाद करना अपनी शान समझता है। और जो जिस पर ज्यादा जिम्मेदारी है वो ज्यादा बर्बादी करता है। तो आप जितने भी श्रोता सुन रहे हैं, जितने भी लगभग 326 आज श्रोता सुन रहे हैं इस समय मेरी बात, आप खुद भी सोचिए, आपने जो भी कुछ सीखा है, जो भी ज्ञान अर्जित किया है, डिग्रियां हासिल की है, आप चाहे नौकरी के किसी भी स्टेटस में रह रहे हैं, क्या आज तक कभी खाना कैसे खाना चाहिए, खाना क्या खाना चाहिए, खाना कब खाना चाहिए, खाना खाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, खाने का सम्मान करना चाहिए, क्या ये तहजीब हमने आज तक अपने परिवार को या खुद को कभी दी है? दूसरी बात, वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, मकान कैसा होना चाहिए, मकान का रहन सहन कैसा होना चाहिए, उसकी साज सज्जा कैसे होनी चाहिए, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए। हम सोचते हैं कि सुंदर मकान बनाने से हमारा स्टेटस बढ़ता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। सुंदरता सबको सुंदर लगती है, अच्छी लगती है, लेकिन सुंदर मकान होने से जीवन सुंदर नहीं होता। अच्छे जीवन के लिए मकान का अच्छा होना आवश्यक है, लेकिन मकान से कहीं ज्यादा व्यक्तित्व की सुंदरता होनी चाहिए थी। मैं कपड़े पहनने के सलीके की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कपड़े पहनने के भाव की बात भी कर रहा हूं। हमें वस्त्र कैसे पहनने चाहिए, हमें कौन से वस्त्र पहनने चाहिए। हम भी, अधिकांश लोग आज भी भेड़ चाल है। अगर मैं महिलाओं की बात करूं तो कोई भी महिला, मैं इस कोई भी का मतलब अधिकांश महिलाओं की बात है, वो अपनी पसंद के कपड़े नहीं पहनती है, वो दूसरों की पसंद के कपड़े पहनती है। दूसरों को क्या अच्छा लगता है वो वस्त्र पहनती है। पुरुष भी इस मामले में कम नहीं है। वे कपड़े पहनते हुए दूसरों को प्रभावित करने की बात सोचते हैं, जबकि होना यह चाहिए, कपड़े पहनते हुए खुद को प्रभावित होना चाहिए। जब हम अपने वस्त्रों में अपना व्यक्तित्व देखने लगेंगे, तब हम अपने व्यक्तित्व की बात करेंगे। लेकिन जब कपड़े पहनते हुए हम दूसरों की शक्ल देखते हैं,
तब हमारा सलीका किसी और के अधीन हो जाता है, दूसरों की इच्छाओं के अनुरूप हम जीने लगते हैं। तो जीवन शैली, खान पान, रहन सहन के साथ साथ संस्कारों की है, संस्कारों की है। संस्कार का अर्थ विवाह, शादी, मृत्यु, ये संस्कार नहीं है। मैं संस्कारों की बात कर रहा हूं। पाली में इसे संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ है सीखना। हमें क्या सीखना था? जैसे पूरी एजुकेशन पद्धति के बाद, पॉलिसी के बाद, शिक्षा लेने के बाद, लेते हुए क्या हमने आज तक बोलना सीखा? हमारी वाणी कैसी हो, हमारी वाणी के शब्द कैसे हों, हमारी वाणी की विनम्रता कैसी हो। हम क्या ऐसी वाणी नहीं बोले जिससे कि दूसरे के साथ अच्छे संबंध बन जाए? क्योंकि वाणी ही है जो शब्दों के माध्यम से संबंध बनाती है। अब पूरे ज्ञान के बाद, ज्ञान लेने के बाद, शिक्षित होने के बाद हमने अपनी वाणी पर कोई भी काम नहीं किया। प्राय देखा गया है कि लोग शिक्षित तो हो जाते हैं, अधिकारी भी बड़े हो जाते हैं, लेकिन वाणी में इतनी कटुता, नफरत और जहर भरा रहता है जो किसी नासमझ व्यक्ति में भी नहीं होता। एक शिक्षित व्यक्ति अगर कठोरता में बात करता है, एक शिक्षित व्यक्ति अगर कटुता में बात करता है, अपशब्दों का प्रयोग करता है, चुगलियां करता है, दूसरे की निंदा करता है, तो क्या उसे शिक्षित और सभ्य कहा जा सकता है? एक व्यक्ति बिना किसी तथ्य के किसी की आलोचना करता है, क्या उससे बेचारा भी कोई हो सकता है? एक व्यक्ति जो कि बिना किसी मकसद के दूसरों की निंदा करता है, यद्यपि ये हमारी वाणी के दोष कहलाते हैं, तो भी ये जीवन के दोष हैं। यह ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है। ज्ञान के बाद जो व्यक्ति का रूपांतरण होना चाहिए था वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन दोष किसको दे? आप अपने आप से भी पूछिए। आपने जितनी भी पढ़ाई की है, आप ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, इससे ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो क्या किसी भी क्लास में, किसी भी कक्षा में आपकी वाणी कैसी होनी चाहिए? वाणी को सुंदर कैसे बनाया जाना चाहिए? वाणी को कैसे गंभीर बनाए, वाणी का कैसे प्रभावी बनाए, कैसे बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, क्यों बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए? क्या हमने किसी पाठशाला में, विद्यालय, विश्वविद्यालय में सीखा या कहीं भी सीखा? अगर सीखा तो क्या हमने परिवार में सिखाया? आपने बच्चों को बहुत कुछ सिखाया, आइसक्रीम नहीं खानी चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये कभी ये सिखाया कि हमें बोलना कैसा चाहिए? संस्कार का अर्थ यही है, संस्कार का मतलब यही है कि हम जीवन को कैसे बेहतर जी सकते हैं, हम अपनी वाणी को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं, हम अपनी वाणी के प्रभाव से अपने व्यक्तित्व को श्रेष्ठ कैसे बना सकते हैं। लेकिन चूंकि संस्थान कोई नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं है, अब वाणी अगर हमारी मधुर नहीं है, वाणी श्रेष्ठ नहीं है, वाणी में विनम्रता नहीं है, वाणी में करुणा नहीं है, तो फिर व्यवहार कैसा होगा? व्यवहार बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा आज हम सबका है। हम सबका अर्थ सभी से है, हर व्यक्ति से अपने अपने मिले। हमारी वाणी जैसी है वो हमारा व्यवहार ही तो है। जब हम कटु बोलते हैं तो हमारा व्यवहार कटुता का ही है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारा व्यवहार निंदक का है। जब हम किसी के साथ छल कपटपूर्ण व्यवहार करते हैं तो हमारा स्वभाव भी, व्यवहार भी छल कपटपूर्ण है। अब निस्संदेह ये अवगुण है जीवन के। आपकी शिक्षा आपका गुण है, लेकिन व्यवहार अवगुण हो गया। व्यवहार का स्वरूप निम्न स्तर का है, तो शिक्षा के उच्च स्तर के साथ इसका कोई
समन्वय नहीं है। हर कोई व्यक्ति आपकी डिग्री नहीं पूछता। रास्ते में चलते हुए, सड़क पर खड़े हुए, बस ट्रेन में यात्रा करते हुए आपकी वाणी और आपका व्यवहार आपका परिचय देता है आप कौन है। कोई व्यक्ति नहीं पूछता जी आपकी डिग्री कौन सी है, कोई नहीं पूछता कि आपने क्या पढ़ा है। वो सिर्फ इतना ही कहता है कि आपको अच्छा बोलना नहीं आता, आपका व्यवहार बुरा है, आपका स्वभाव बुरा है। हम धन दौलत से तो अमीर हो गए, लेकिन स्वभाव से, वाणी से, संस्कारों से, जीवन शैली से हम बहुत गरीब हैं। मकान बहुत बढ़िया बना लिए, सुंदर बना लिए, बड़े बना लिए, लेकिन व्यक्तित्व से हम बड़े संकीर्ण हो गए। हमारा व्यक्तित्व बड़ा संकीर्ण हो गया। हमारा व्यक्तित्व छोटे से दायरे में सिमट गया। उसका प्रभाव ये हुआ, हम पढ़े लिखे और अमीर के बीच में फर्क ही नहीं कर पाए। एक सबसे बड़ी दरिद्रता बताता हूं जो मैंने अनुभव की है। मैं अपने अनुभव ही आपसे साझा कर रहा हूं। जब कभी हम गांव में रहते थे, हमारे गांव में पढ़े लिखे लोग बहुत थे, लेकिन अनपढ़ भी थे। अधिकांश पढ़े लिखे लोग गांव से बाहर रहते थे। जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे वो गांव में रहते थे। लेकिन हम देखते थे कि सारे एक साथ बैठते थे। जब कोई सामाजिक बात होती थी, भाईचारे की बात होती थी, तो इसमें कोई अंतर नहीं होता था कि वो पढ़ा लिखा है या वो अनपढ़ है। हर व्यक्ति को बुलाया जाता था, हर व्यक्ति को बिठाया जाता था, हर व्यक्ति से सलाह की जाती थी, उसे राय रखने का अधिकार था। लेकिन जब हमारे बीच में से एक वर्ग पढ़ लिख करके आगे आया, तो सबसे पहले उसने गांव छोड़ दिए, बुरी बात नहीं है, छोड़ दिए, शहरों में आ गया। अब शहर में आने के बाद उसने अपने समकक्ष लोगों से सामाजिक मित्रता बनानी शुरू की। उसके दाएं बाएं आगे पीछे कितने भी गरीब लोग रहते हो, उनके साथ उनकी कोई मित्रता नहीं है, उनके साथ उनका कोई संवाद नहीं होता है। किसी भी व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक आयोजन में हम उनको निमंत्रण तक भी नहीं देते। ज्ञानवान भी हो गए, धनवान भी हो गए, लेकिन अपने ही समाज, अपनी जड़ों से कट गए। इससे बड़ी और निर्धनता और दयनीयता और क्या हो सकती है। सभी अपने आप से पूछ कर देखें, जान कर देखें, जब भी हम कोई सामाजिक कार्यक्रम करते हैं, हम कितने अनपढ़ लोगों को वहां बुलाते हैं, हम कितने मजदूरी करने वाले लोगों को ससम्मान आमंत्रण देते हैं। जब हम किसी भी आयोजन में खाने की व्यवस्था करते हैं, तो कितने ऐसे परिवार जिनके पास आजीविका का संकट है, उनको सम्मान के साथ निमंत्रण देते हो कि आप आइए, कार्यक्रम का हिस्सा बनिए, आपके लिए भोजन की व्यवस्था भी है, आप भोजन भी कीजिए। मैंने तो यहां तक भी देखा है, मैं फिर कह रहा हूं, अनुभव साझा कर रहा हूं। जब हम कोई आयोजन करते हैं, विशेष प्रजाति के लोग, प्रजाति मतलब विशेष स्तर के लोग, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं तो पढ़े लिखे लोगों का स्तर हो गया, जाति के लोग हैं तो जातिवादियों का स्तर हो गया। जब हम भोजन बनाते हैं, खाते हैं और भोजन बच जाता है, उस समय हमें गरीब लोग याद आते हैं। फिर हम जाते हैं झोपड़पट्टियों की ओर, छोटे छोटे सरकंडों के झोपड़ियों में रहने वाले लोगों की ओर। हम उनको कहते हैं भोजन बच गया, ले जाओ। जो भोजन लेने आते हैं, उस समय हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार एक निरंकुश तानाशाह जैसा होता है। बात बिना बात डांटना, फटकारना। हम भूल जाते हैं कि हम इस व्यवस्था से निकल करके आए हैं। हम भूल जाते हैं हमारे साथ ऐसा होता था तो हमारी कितनी पीड़ा होती थी।
खाना बच गया, जब हमारे मन में भाव जगा कि चलो गरीब लोगों को दे दें, और गरीब आदमी लेने के लिए आ गया, तो हम अमीर बन जाते हैं। बिना डांट फटकार के वो खाना कैसे खा ले, हमारा पुराना पीड़ित स्वभाव उजागर हो जाता है। कितना अच्छा होता कि हम पहले उन्हें आमंत्रण देते, सबसे पहले उन्हें आमंत्रण देते, आज हमारा कार्यक्रम है, आपको परिवार सहित आना है। आने के बाद उन्हें कहते आओ हमारे साथ बैठो, हम साथ बैठ के खाना खाएंगे। उनका भी मन कितना भाव विभोर हो जाता, उन्हें भी लगता कि कोई है हमारा भाई जो हमारी परवाह कर रहा है। हम खाना बनाते हुए तो शहंशाह हो जाते हैं, खाना बांटते हुए शहंशाह हो जाते हैं, लेकिन गरीब आदमी को देखते ही हमारी अमीरी का भाव जाग उठता है। जो अपमान हमारा कभी बचपन में किसी ने किया था गरीबी के नाते, फिर हम उसी का बदला अपने गरीब भाइयों से लेने लगते हैं। हम उन्हें जलील करते हैं, उन्हें प्रताड़ित करते हैं, उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं। क्या ये बौद्धों का जीवन हो सकता है? क्या ये बौद्ध अनुयायियों की जीवन शैली हो सकती है? क्या ये बाबा साहब के अनुयायियों की जीवन शैली हो सकती है? हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, हमारी जो बौद्ध सभ्यता की पहचान है, उस पहचान में तो करुणा और मैत्री था, उस पहचान में तो भाईचारा है, भ्रातृ भाव है। क्या हम इसी को भ्रातृ भाव कहते हैं? एक गरीब आदमी दिख जाता तो 100 लोग डांट मारने वाले होते हैं। क्या किसी व्यक्ति की गरीबी को देखकर के हमारे मन में करुणा का भाव नहीं पैदा होना चाहिए था? लेकिन हम सब लोग उस समय तो बड़े अमीर हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि हम ही शहंशाह हैं। तो जीवन शैली, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारे संस्कार, इन्हीं से प्रभावित होती है। इसके बाद हमारी आजीविका आती है। आजीविका भी हमारी संस्कृति सभ्यता का अनुरूप होना चाहिए। हम आजीविका में उन लोगों के पीछे दौड़ पड़े हैं जिनकी आजीविका का कोई स्तर नहीं है। एक व्यक्ति मिलावटखोर है, एक व्यक्ति झूठ बोल करके दूसरों को ठगने का काम करता है, एक व्यक्ति झूठ बोल करके ज्यादा मुनाफा कमाता है। उनके साथ रह करके उन जैसा व्यवहार जब हम करने लगते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हम बौद्ध हैं। अमीरी का होना बुरा नहीं है, लेकिन एकदम से गरीबी से अमीरी में आ जाना, हम अपनी पहचान को खो देते हैं। आज हम देख रहे हैं, जब हम अपने बच्चों की शादियां करते हैं तो हमारी प्रतिस्पर्धा के मायने बदल जाते हैं। हम प्रतिस्पर्धा उन लोगों के साथ करते हैं जो हमसे हजारों साल आगे हैं। हम प्रतिस्पर्धा उन लोगों से करते हैं जिनके पास साधन संसाधनों की कोई कमी नहीं है। हम अपनी नौकरी के तुच्छ साधन से पैसा बचा बचा करके एक दिन की झूठी शान में कितनी बड़ी बर्बादी करते हैं, और हम भूल जाते हैं कि हमारे पीछे एक बहुत बड़ा समाज खड़ा है जिसके पास आजीविका के कोई साधन नहीं है। हमें उनके प्रति दयावान होना चाहिए था। तो उनके प्रति दया की भावना से अगर सोचते तो हम शादियों में बर्बादी नहीं करते। लेकिन आज किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति के मन में भाव ही नहीं उठता कि मेरा दूसरा भाई कमजोर है, मेरा पड़ोसी साधनहीन है, मेरे सगे संबंधियों के पास अपार संपत्ति नहीं है, मुझे उनका भी ख्याल रखना चाहिए, मुझे बर्बादी नहीं करनी चाहिए, व्यर्थ खर्च नहीं करना चाहिए। लेकिन ये कहां से सीखेंगे? हम प्रतिस्पर्धा तो उस लोगों से कर रहे हैं जिनका बुद्धिज्म से कोई लेन देन नहीं। हम प्रतिस्पर्धा में उन लोगों को ले आए हैं जो हमारे साथ बैठते नहीं, हमारे संस्कारों के नहीं, हमारी सभ्यता के नहीं, हमारे महापुरुषों में उनका विश्वास नहीं। हम दूसरों के पीछे चलेंगे तो उन्हीं की मंजिल पर पहुंचेंगे, अपने लक्ष्य भूल जाएंगे। तो ये जो विषय है कि हमें बौद्ध होते हुए बौद्ध सभ्यता को संजोना चाहिए था, संवारना चाहिए था, उसे जीवन का अंग बनाना चाहिए था, उसे जीवन का हिस्सा समझना चाहिए था, उसे जीवन में उतारना चाहिए था। हमारे घर में
छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको बड़ा होते देख हमें फिक्र होनी चाहिए थी कि मेरे बेटे का स्वभाव सुंदर बने, मेरे बेटे का व्यवहार सुंदर बने, मेरे बेटे की वाणी और अच्छी हो, आजीविका सुंदर बने। ये सब जिम्मेदारी माता पिता की थी। माता पिता को सीखना चाहिए था, सीखना धम्म में आना चाहिए था। धम्म ग्रहण करके धम्म के आचरण को सीखना चाहिए था और धम्म के आचरण को सीख करके हमें श्रेष्ठता के भाव में आगे बढ़ना चाहिए था। क्योंकि कोई इंस्टीट्यूशन नहीं है तो ये काम कौन करे? बौद्ध भिक्षुओं को करना था। जब मैं ये कहता हूं कि ये काम बौद्ध भिक्षुओं को करना था, तो बौद्ध भिक्षुओं को कौन सिखाए? अधिकांश बौद्ध भिक्षु तो ऐसे हो गए, चीवर पहना और दुनिया की सारी डिग्रियां उनके पास आ गई। ना व्यवहार बदला, ना स्वभाव बदला, ना लक्ष्य बदले। समाज कैसे बदल जाएगा? तो हम लोगों को समझना चाहिए कि जो हमारे बुद्ध विहार हैं, उनको हमें ज्ञान का केंद्र बनाना होगा, उनको प्रशिक्षण का केंद्र बनाना होगा और उनमें सही संस्कार, सही व्यवहार, सही वाणी का अभ्यास करना होगा। जीवन कैसे जिया जाए, आजीविका के साधन कैसे हों, किस प्रकार से हम श्रेष्ठता के उच्च मापदंडों को स्वीकार करें, कैसे उन्हें आचरण में उतारें, इन बात का भी प्रशिक्षण होना चाहिए। और जो बहुत अनुयायी हैं, जो समाज के प्रति फिक्रमंद हैं, उन लोगों को चाहिए कि वे समाज को सिखाने के लिए उपाय करें। धर्म से बड़ा कोई ज्ञान का क्षेत्र नहीं है। धर्म ही है जो हमें व्यवहारिकता का ज्ञान देता है। धर्म ही है जो हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में हमारा सहायक बनता है। बस मैं ज्यादा बात ना करते हुए इतना कहना चाहूंगा, जो हमारी सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, ये हमारे ज्ञान का ही व्यवहारिक स्वरूप है। लेकिन जिसको हम ज्ञान मान बैठे हैं, वो बुकिश नॉलेज है, पुस्तकीय ज्ञान है। वो पुस्तकीय ज्ञान का मतलब है आपने इतिहास की तारीखें याद कर ली, विज्ञान के सूत्र याद कर लिए, गणित के सूत्रों से सवाल हल करने सीख लिए, हिंदी की मात्राओं का ज्ञान सीख लिया। जीवन की व्यवहारिकता, जीवन का दर्शन इससे अछूता रह गया। केवल जो शाब्दिक ज्ञान है या बुकिश नॉलेज है या पुस्तकीय ज्ञान है, वो बहुत ज्यादा काम का नहीं है। उससे तो बस इतना है कि हमारा सोचने का तरीका बदल गया, समझने का अभ्यास हो गया, जानने की इच्छा पैदा हो गई। ये सब चीजें हमें वहां से मिलती हैं। लेकिन वास्तव में जीवन कैसे जीना चाहिए, हमारे संस्कार, हमारी जीवन शैली, हमारा व्यवहार, हमारी वाणी, हमारी आजीविका, ये सब चीजें, हमारे संबंध, ये सब चीजें हमें सीखनी होंगी। धम्म ही इसका एकमात्र समाधान है। तो धम्म भूमि का यह प्रयास कि आपको एक नया जीवन दे, आपको जीवन का नया दृष्टिकोण दे, आपके जीवन के लिए एक श्रेष्ठ मार्ग प्रशस्त करे, ये धम्म भूमि की जिम्मेदारी है। बीआरसी के माध्यम से, बुद्धिस्ट रिसर्च सेंटर के माध्यम से हमारा प्रयास है कि हम ये सब बातें आप तक पहुंचाएं, ताकि आप अपने जीवन को सुंदर बना सकें, अपने बच्चों को अपनी सभ्यता के बारे में जागरूक कर सकें और अपनी बौद्ध विरासत को पहचान करके हम आगे बढ़ सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। आप सबका मंगल हो। भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल, भवतु सब मंगल। साथ